नमस्कार साथियों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की इस लर्निंग में एक आईटी रिलेटेड कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे जो आईटी इनेबल सर्विस पे काम करती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे कंपनी कामकाज करती है, जिसका नाम है डायनाकॉन्स, जो कि कंपनी का उन्होंने ब्रांड्स बना रखा है डायनाकॉन्स के नाम से। बेसिकली डायनामिक कंस्ट्रक्शन के लेकर के उन्होंने कहा फुल फॉर्म हो सकता है ऐसा बात। कंपनी कहती है जो हम आईटी सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमारा काफ़ी ज़्यादा काम काज करते हैं, जहाँ पे नेटवर्क एफिशिएंसी एंड कनेक्टिविटी को लेकर देखा जाए या अलग सर्विसेज में जहाँ पे ऑफरिंग करती है अलग अलग टाइप ऑफ सर्विस को लेकर, यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेशंस का काम, डेटा सेंटर्स सोल्यूशन को लेकर काम, जो कि आजकल आजकल मार्केट में जो डेटा सेंटर वाला काम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में डेटा तो कहीं ना कहीं कलेक्ट, कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो डेटा सेंटर की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। वर्क प्लेस सोल्यूशन के को काम, इसके अलावा देखा जाए नेटवर्किंग सोल्यूशन को लेकर के देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशंस को लेकर देखा जाए या सिक्योरिटी सर्वेलेंस लोगों को देखा जाए, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है मार्केट में। इसका भी है, और आने वाले समय में जो नेटवर्क मार्केट सोल्यूशंस को लेकर उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कामकाज होती नज़र आती है, जहाँ कंपनी अलग अलग चीज़ के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जहाँ पे मैनेज सर्विस के बारे में बात का है, जहाँ कहती कि जो कंपनी है वो क्यों है, ऐसा पॉसिबिलिटी की बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कहते हैं कि 1200 से ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि जिसको आईटी प्रोफेशनल कहते हैं, बेसिकली कहते हैं, जो बॉक्स सर्विस अप्रोच की बात करती नज़र आती है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज को लेकर के देखा गया तो वो कहती है वो कहती है जिनके पास ये क्लाइंट लिस्ट एक्सपर्टाइज टेक्निकल एक्सपर्ट की बात किया जा रहा है, तो आप इनके पास ऐसा डेटा की सर इनकी क्लाइंट लिस्ट की बात किया जाए तो क्लाइंट लिस्ट में इनके पास बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इतना लंबी चौड़ी लिस्ट में तो फिलहाल हम नहीं जाएंगे। ओवर जैसे कंपनी, सीता जैसे कंपनी हुए, वेराज, एटोस, जैसे लॉन्जो लोंजा जैसे कंपनी शामिल है। चलिए, वर्क वैगन्स जैसे कंपनी भी इनके लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा कहती कि टेक्नोलॉजी पार्टनर भी इनके पास काफ़ी सारी कंपनी जिसके साथ इनका पार्टनरशिप चलती है टेक्नोलॉजी को लेकर के। आखिर मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और मार्केट की जो क्या कर सकते हैं, जो मार्केट कैप है वो भी करीब 1700 करोड़ के आसपास है। छोटा कंपनी तो रहा नहीं, जबकि करंट प्राइस करीब 1400 के आसपास का आंकड़ा दिलाती है। यदि हम बुक वैल्यू के हिसाब से ये इसको कंपेयर करें तो कहती करीब करीब 11 गुना बढ़ चुका है करंट प्राइस हिसाब। जो है इंटरेंसिक वैल्यू भी अच्छी तगड़ी है, क्योंकि नियरली 1000 रुपये मान लेते हैं इसको। जो डिमांड है कंपनी में स्टॉक को लेकर के, खरीदारी को लेकर के, शेयर को लेकर के, वहाँ पे जो बाकी कंपनियों में 39 का है, तो यहाँ पे 31 का आंकड़ा कहती है। और 31 के आंकड़ा से यदि हम ये देखें तो शायद यहाँ से अभी 20% की से ज़्यादा, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यदि 30% की ग्रो होती है, पॉसिबिलिटी है, तो कह सकते हैं कि जो प्राइस है आगे कहाँ तक जाएगी, तो कह सकते हैं आने वाले समय में ये 2000 से ऊपर ही जा सकती है। इसके पीछे भी हम कुछ कारणों को समझेंगे। तो आखिर किसके बारे में, आपको कोई रफली डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ जो भाई आप इस प्राइस पे ले लो या ना लो या फिर होल्ड करो या बेच लो, मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। साथ में कुछ एस्पेक्ट को समझेंगे इसमें, जहाँ पे हम रिस्क टू रिकन्सलेशन की चर्चा करेंगे। साथ में एक गोल्डन रूल को हमेशा डिस्कस करते हैं मार्केट में, तो मार्केट की गोल्डन रूल क्या कहता है, क्योंकि हमारी हर एक स्टडी एक बिगिनर्स को लेकर के जो भी हमारे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं वो भी समझ लें, लेकिन उसको करेक्टली समझने का प्रयास करें, सेम लाइन ऑफ फैक्टर से समझने का प्रयास करेंगे। डेट टू इक्विटी को लेकर देखा गया, जो कि 0.23 का है, करंट रेशियो भी वहाँ 1.39 का कहता है। अब सवाल आती है कि इसके अकॉर्डिंग कितनी अर्निंग करती है, तो देखा जाए तो कि फेस वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कह सकते हैं कि हाँ करीब करीब 450% की अर्निंग करती है। जब 450% की अर्निंग करते हैं तो आरओसी और आरओई भी काफ़ी अच्छा करीब करीब ग्रोथ लेवल की दर्शाती है, जहाँ पे डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। और इसके बारे में हम चर्चा किया जब आगे चल कर के क्या 2000 की ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है कंपनी को लेकर के या नहीं बनती है, इस पर हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल के कुछ एस्पेक्ट को देखा जाए तो वो कह सकते हैं कि जो कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशंस है उसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि ट्रेंडिंग व्यू को देखें तो शायद कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से लेकर के एक
बीच में कई बार गिरावट आई थी, कई बार उछलने का प्रयास हुआ था इसकी कारोबार को लेकर के, जहाँ पे ये देखा गया कि नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 15% के आसपास तक इंक्रीज करती हुई नजर आती है। किसके बेसिस पे? केवल और केवल इस डेटा और इस डेटा के बेसिस की चर्चा करूंगा, लेकिन यदि इसको भी चर्चा करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ पे भी इनका कुछ ट्रेंड तो बताता है। साल दर साल की यदि बात करें तो कह सकते हैं 2020 से लेकर के, और भले ही कोविड का सिचुएशन था, आपको याद होगा बिल्कुल 20-21 वाले पीरियड में, उसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं थी कंपनी में, लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। और यहाँ से यहाँ का आंकड़ा देख रहे हैं, पहले का रिकॉर्ड देख रहे हैं, नियरली कह सकते हैं कि 70 से 30% के आसपास हर साल सीजीआर की बेसिस पे ग्रोथ लेवल बनाती नजर आती है। और इसी की ट्रेंडिंग व्यू की यदि हम क्वार्टरली बेसिस को देखो तो शायद कह सकते हैं कि कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ चलें तो शायद कह सकते हैं कि इनकी में एक रेवेन्यू लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है, जबकि प्रॉफिट का पार्ट भी लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज करती हुई नजर आती है। इसके अलावा की बात किया जाए दोस्तों तो समझ में आ पाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियोज को लेकर के देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह के ग्रोथ लेवल को बनाती है नज़र आती है, जहाँ पे 57 करोड़ तक का लास्ट 12 महीने की डेटा बेसिस कहती है। इसके अलावा देखा जाए कंपनी को लेकर के तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 54 करोड़ 57 करोड़ तक हायर टू हायर बनती नज़र आती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ती नज़र आती है। इसके अलावा कि दोस्तों बात किया जाए रिस्क टू रिकंसिलिएशन की पार्ट वाले में, शायद ये कह सकते हैं जो यहाँ पे कंपनी की कर्ज की बात किया तो कर्ज कंपनी मुक्त होती नज़र आती है लगातार। अब एक कारण और है, एक कारण को और समझना जरूरी है। तो कर्ज तो कंपनी लिया है, ठीक है, कर्ज लिया है, लेकिन कर्ज का यूटिलाइजेशन कहाँ पे कर रही है ये बेसिकली कंक्लूजन नहीं मिलता है। पता है क्यों? यदि कोई कर्ज लेता है तो कर्ज के पीछे दो कारण हो सकते हैं। जो कर्ज लेने के पीछे या तो वो अपनी फिक्स एसेट्स में डेवलप कर रही है, या अपनी ओनली ऑन मार्केट की डिमांड के बेसिस पे वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन को बेच रही है। ऐसा डेटा यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे अदर सोर्स काफ़ी अदर एसेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला। और यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट की सिचुएशन बनी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, जो इम्प्रूवमेंट ना हो करके एक इंक्रीज करती हुई प्राइस नंबर ऑफ डे डेटर्स को लेकर के, मतलब ये कह सकते हैं कि करीब 5 महीने लग जाते हैं इनकी जो प्रोडक्शन हाउस के बाद प्रोडक्शन करने के बाद 5 महीने लग जाते हैं इनकी रिकवरी करने में। उनमें एक एस्पेक्ट को समझना जरूरी है। जो केबल और केबल हम जब चार्ट कोई देखते हैं तो चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो अच्छी ग्रोथ लेवल है, इसके अकॉर्डिंग देखा है तो करीब ईबिटा भी करीब लगातार बढ़ती नज़र आती है। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि अच्छा बैलेंस शीट फिगर आउट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लगातार इन एसेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती रहती है। लेकिन कुछ एस्पेक्ट को और जानना जरूरी होता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने एसेट्स को बढ़ाया उसी हिसाब से इनका लायबिलिटी भी बढ़ती नजर आई। और जो उन्होंने मार्केट में रिस्क फैक्टर लिया कारोबार को लेकर के, उनमें देखा जाए तो देखते हैं कि 402 करोड़ का रिस्क फैक्टर के। अब यहाँ पे एक बड़ी डाउनफॉल की बात करती है, पता क्या, एक डिमेरिट की बात करती है। एक तो 5 महीने का टाइम फ्रेम लग रहा है इसको, और जो 400 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा कहते हैं 400 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे यदि हम इसको कंपेयर करें तो शायद हमारे सामने दिखता है, अब देख के देखिए 1000 करोड़ एक तरफ, मतलब 400 करोड़ मतलब 40%, और 40 करोड़ टोटल गए का प्रॉफिट कितना बन रहा है, केवल 54 करोड़ का। जिस 54 करोड़ में अदर सोर्स ऑफ इनकम 4 करोड़ का माइनस कर दिया जाए, कह सकते हैं कि 50 करोड़, ठीक है। अब इनको देखते हैं, 1000 करोड़ के नियरली में 40% का ये कहता है और 50 का ये कहता है, मतलब कितना परसेंट हो गया ये, 50 करोड़ का। 1000 करोड़ के टर्नओवर में केवल 50 करोड़ ही कंपनी कमाती है। ये इनके लिए पता है क्या है, डिमेरिट दिखाता। क्यों? यदि इसके अकॉर्डिंगली मार्केट को 800% का मार्केट में रिस्क पड़ा, कितना का, 800% का रिस्क बढ़ा हुआ है, जो इनको एक क्या दिखाता है, एक डिमेरिट दिखाता है। भले ही हम इसकी ग्रोथ लेवल को यदि सीजीआर के अकॉर्डिंग देखें तो कहते हैं कि इनका सेल्स लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, स्टॉक प्राइस सीजीआर बढ़ी है, रिटर्न इक्विटी बढ़ा है। लेकिन सभी एस्पेक्टों में यदि हम कंक्लूजन तरफ चलेंगे तो शायद हमारे सामने यही दिखेगा जो इनके पास ऐसा डिमेरिट की बात करती है। लेकिन डेट्स को लेकर के, डेट्स फ्री कंपनी, कर्ज बिल्कुल फ्री होती नजर आती, रिस्क बिल्कुल कम का आंकड़ा कहती है, सीजीआर लगातार बढ़ती नजर आती है।
या रिटर्न की बात किया जाए तो वो भी लगातार बढ़ती नजर आती है। बहुत ज़्यादा अभी तक मार्केट में बुक वैल्यूज इंक्रीज नहीं किया है। और चार्ट लेवल पे देखा जाए तो लगातार अपनी इनकी पोजीशंस हैं उसमें क्या हो रही है, लगातार एक ऊंचाइयों में टच करने में कोई कमी नहीं दिख रहा है। जहाँ पे हम किसी भी टाइम फ्रेम को यदि आकलन करके देखें शायद कह सकते हैं हाँ यहाँ से मार्केट ने हमेशा एक ऊंचाइयों को टच करने में कामयाबी हासिल किया है, ऐसा देखने को मिलता है। जहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मार्केट में जिनके इंटरेस्ट का मतलब है मार्केट में जितने पोर्टफोलियोज में जिनके पोर्टफोलियो में रहे ना वो पोर्टफोलियो के अंदर ही रखा है और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की पार्ट नहीं, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ये कुछ कंक्लूजन की तरफ हमने देखा जब पीएस कंपनी में पीवी फाइनेंस को फॉर्ज कंपनी शामिल है और यहाँ पे डायना कॉन्स कंपनी भी शामिल है जो कि कहती है इनका देखा जाए इनका एक कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर अवार्ड मिला था। इसके अलावा कहते हैं कि 100 अवार्ड्स प्रीमियम अवार्ड की उन्होंने बात किया जो कि उनके पिछले साल मिला था। आईटी मेजर जो कि इनके पास अवार्ड और बाकी सारी चीज़ों को लेकर कहती है नज़र आती है। कुछ सेंटिमेंटल भी समझ लेते हैं। सेंटिमेंटल क्या कहती है, लेटेस्ट सेंटिमेंटल अभी एजीएम की बात हुआ था जो कि 29th एजीएम हुआ है कंपनी का। इसके अलावा कोई पीपीटी कंपनी ने शामिल नहीं किया है अपनी कंक्लूजन के तौर पे। तो हमने इस कंपनी को लेकर के तो कुछ समझने का प्रयास किया जहाँ पे रिव्स टू रिवार्ड में ये कह सकते हैं कंपनी अपने निवेशकों को कुछ ना कुछ देती होगी, कुछ ना कुछ क्या देती है, भले ही आधा पैसा दे या 1 पैसा दे, लेकिन निवेशकों को कभी क्या करती है, मायूसी में नहीं देखती है। उसको कुछ ना कुछ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे कुछ ना कुछ कंपनी देती है और कुछ सेगमेंट वाइज शेयर करती नहीं ऐसा कोई ऐसा नहीं है। लेकिन रिस्क टू रिटर्न की तरफ हम चर्चा करें तो शायद ये कह सकते हैं कि कंपनी पिछले कुछ सालों में करीब 100% की, पिछले 5 सालों में करीब 53-100% की उछाल दिया है। और यही यदि आईटी सेक्टर की कंपनियों से कंपेयर करें शायद हम इसको ये कह सकते हैं जो इसका क्या एक्सपेक्टेशन कहती है उसमें हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ और इसमें एक एनालिसिस की पार्ट को लेते हैं जहाँ पे हम ये देख पाएँ जो आखिर जो बाकी बीएससी की कंपेयर देखा जाए या इनकी कंपेरिजन फॉर द अदर रिजल्ट अदर फैक्टर से देखा जाए तो शायद कह सकते हैं इनके बाद जो आईटी वाले सेगमेंट है उसमें कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो लगातार कई दफ़ा अच्छी खासी परफॉर्मेंस बनाई है क्योंकि एक साल में 93% तक ही ग्रो करती है। मानते हैं एफडी के अंदर कितना 8% से 10% बनती है, यहाँ पे 93% बनती है। अब इसके अलावा एक गोल्डन रूल को भी समझेंगे दोस्तों। हमेशा कहता हूँ गोल्डन रूल को समझना जरूरी है। गोल्डन रूल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जिस प्राइस पे ले रहे हैं, आप जिस भी टाइम पे ले रहे हैं, आपके लिए वही क्या है, वही भाव है, वही भगवान है। और जिस प्राइस पे बेच रहे हैं वही भाव है, वही भगवान है। अब इसको कहते हैं भाव को भगवान कहते हैं, जिसको रेट को बेसिकली भगवान का जो मिलता है। अब इसमें एक परत को समझते हैं। परत क्या है, एक महीने में देखा गया कि मार्केट ने लगातार गिरावट दर्ज किया और एक ही बार में आकर के सस्टेन किया। क्यों? क्योंकि एक वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम इसको क्या करती है, टिक करती है। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या कहती है, गोल्डन रूल हमेशा कहता है खुद की फाइनेंशियल रिस्क के अकॉर्डिंग आप कितनी % की रिस्क कवर करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। एक तो रिस्क की बात करें तो रिस्क आप 10%, 20%, 30% लेना चाहते हैं जिस प्राइस पे आपने लिया है। एक्सपेक्टेशन कितना करते हैं, आने वाले समय में 10%, 20%, 40%, 50% के आसपास ग्रोथ लेवल की बात करते हैं। नियर अबाउट द प्राइस यदि वो अच्छी खासी चल रही है आपकी टर्म के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे जाकर के आपको अच्छी खासी मिलता है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और यदि एसएल की तरफ जाता है तो इसमें क्या करना चाहिए, हमेशा लॉस की तरफ तो मिनिमाइज करना चाहिए और इसमें एसएल का यूज हमेशा करना चाहिए, जो एक क्या है अवेयरनेस और करेक्टली डिसीजन होता है किसी भी स्टॉक को लेकर के। अदरवाइज हमने देखते होंगे, अक्सर देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पे जिन लोगों ने लिया उनको पास मिला क्या, वो तो लगातार या तो बैठे हुए हैं या प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, फिर सेंटिमेंट की वजह से वो 20% या 40% के आसपास आकर के बेच के निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, जब सारे के सारे लोग डंप कर देते नीचे कर देते तो फिर दूसरे कोई पार्टी आती है जो उसको हमेशा कोई ना कोई खरीदने वाला होता है। ऐसा नहीं खरीदने वाला, केवल वॉल्यूम का खेल है मार्केट में ना दोस्तों। हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग्स की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय इट।